दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज़्यादा है डायबिटिक्स की। हाँ, हर साल इंडिया में जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है उससे ज़्यादा हम डायबिटिक हो जाते हैं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ क्यों हो रही है, और इसके बारे में लगातार अटकलबाजी चलती रहती है, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था, वो इंडिया के वेल नोन डायबिटोलॉजिस्ट से बैठ के बात की थी एक कॉन्फ्रेंस में कि डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी दवाई देने के बावजूद कम नहीं हो रही। और जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें ये डिस्कस किया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो दवा मैक्सिमम कोशिश करने के बाद भी अपनी शुगर को नॉर्मलाइज में लेवल में नहीं रख सकते। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना डिस्कस किया जाए कि ये डायबिटीज़ इतनी बढ़ क्यों रही है। 1970s में जब मैंने MBBS किया था उस समय हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ डेविडसन में लिखा हुआ था कि जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है वो 1 to 2% है, और अब 2023 में डायबिटीज़ की प्रेवलेंस अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग है। एवरेज जो है वो 10 से 12% है, और पैसिफिक आइलैंड्स में कई जगह पर जो पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स हैं और फिजी आइलैंड जैसे हैं उधर जो पॉपुलेशन है डायबिटिक्स की प्रेवलेंस है वो 30% तक है। और इन कंट्रास्ट टू कंट्रीज लाइक अफ्रीका जहाँ पर कुछ इलाकों में अभी भी डायबिटीज़ की प्रेवलेंस 1 से 2% है। तो इसमें ये सवाल उठता है कि इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ क्यों हो रही है। एक बात तो क्लियर है कि इसके ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं होती। ये कह दिया जाता है कि चलो जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, हमारा एज बढ़ता जा रहा है, हमारा एक्सरसाइज कम हो गई है, इसलिए डायबिटीज़ फैल रही है, लेकिन इस बात की डेप्थ में कोई नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब है कि जो आजकल पेशेंट्स डायबिटीज़ के हमारे को देखने के मिल रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन कारण होती है, वो हमें 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में भी मिल रहे हैं, जो पहले जाकर ये होती थी लेट एज में, 40s के बाद, 50s के बाद। ये इतनी यंग एज में क्यों हो रही है? तो ये कहना कि लॉन्गेविटी से इसका ताल्लुक़ है, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा है ये कहना कि एक्सरसाइज करने से ये कम होती है, वो तो होती है, लेकिन क्या एक्सरसाइज की लैक है जो इतनी डायबिटीज़ फैल रही है? इसके बारे में डेप्थ में जनरली डिस्कशन नहीं होती। मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना पिछले 1-2 साल से ख़त्म कर चुका हूँ, मैं नहीं जाता, बिकॉज उसमें केवल इलाज की बात होती है। डायबिटीज़ क्यों हो रही है, उसको रोका कैसे जाए, इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में बात नहीं होती। और जनरली ड्रग स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि कोई नई दवाई आई है उससे डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर्स की नॉलेज बढ़े, और CMAs होती हैं। लेकिन डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं होती। मेरा पर्सनल जो व्यू पॉइंट है, जो डायबिटीज़ इतनी बढ़ रही है वो हमारे खाने पीने का सिस्टम बदल गया है और चेंज हो गया है। इसमें कैसे बदला है? एक तो जो दूध मिलता था पहले, जो हमारे देसी गाय का दूध होता था, जो इंडियन दूध होता था, जो जिसमें जर्सी गाय, हॉल्स्टीन की वेराइटीज़ नहीं होती थी, तो डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम था। बट वाइट रेवोल्यूशन के बाद डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत बढ़ी है। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजिकली लिंक करना चाहें तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले अकाल पड़ा करते थे, और उसके बाद जो व्हीट आया, मैं ये नहीं कहूँगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड था क्योंकि वो लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन जीन आल्टर्ड व्हीट, ऐसा व्हीट आजकल मिलता है। आजकल वो अनाज नहीं है जो हमारे फोर फादर्स खाया करते थे। आजकल अनाज में किसी तरीके से ऐसी वेरिएशन पैदा की गई है जीन्स की आल्ट्रेशन से। मैं मॉडिफाई नहीं कह रहा कि कोई आर्टिफिशियल जीन्स डाली गई हैं जिससे कि अनाज के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स का उनका असर ना आए, और अनाज जो है वो हमारे लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाए। इसमें बात आती है फाइटेट्स की। ये फाइटेट्स क्या हैं? फाइटेट्स या फाइटिक एसिड जो वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, वो अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए अपने अंदर फाइटेट्स या फाइटिक एसिड की प्रचुर मात्रा रखते हैं। ये फॉस्फोरस के स्टोर्स होते हैं, और इससे ये इंसेक्ट रिपेलेंट हो जाते हैं कुदरती।
इस पर, ताकि वो असर ना करे, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी रह सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन ने इनको एंटी न्यूट्रिएंट्स कह के प्रमोट किया है। वो इसलिए क्योंकि ये कुदरती जो एसेंशियल मिनरल्स ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, इनकी एब्जॉर्प्शन कम करते हैं क्योंकि ये बायोवेलेंट आयंस को साथ किलेट कर जाते हैं और ये इंटेस्टाइन से वो निकल जाए। तो इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशियस डाइट है। बट पुअर कंट्रीज जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री अफ्रीका के देश, वहाँ पर जो है ऑलरेडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने से अनाज को इस तरह से थोड़ा अल्टर कर किया जाता है कि इससे जो फाइटेट्स की मात्रा कम हो जाए। और फाइटेट्स की मात्रा कम होने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन बढ़ जाती है। तो एनीमिक पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए हो सकता है ये अच्छा ना हो, और इवन एनीमिक पॉपुलेशन के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि फाइटेट्स जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनको IP6 भी कहा जाता है। और अब लेटेस्ट रिसर्च से आ रहा है कि न केवल ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, ये DNA को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने देते और इनमें बहुत एंटी कैंसर गुण होते हैं, ये एंटी एथेरोजेनिक होते हैं, ये हार्ट अटैक कम करते हैं, ये लिपिड प्रोफाइल को बेटर करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइटेट्स या फाइटिक एसिड जो होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, इसलिए लेसर अमाउंट इंसुलिन से ये डायबिटीज़ को मैनेज बेटर कर सकते हैं या ब्लड शुगर को कंट्रोल बेटर कर सकते हैं। तो फाइटेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और इनको हम एक बुरा नाम देकर, एंटी न्यूट्रिएंट्स नाम देकर इनके साथ न्याय नहीं कर रहे। तो हम इन सारी डिस्कशन का फ़ायदा क्या है, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हम जो चीज़ फार्मा इंडस्ट्री चलाई जाती है हम लिए जाते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये भी डायबिटीज़ करते हैं और हम कई बार अनजाने में इसको लिए जाते हैं। FDA USA ने कहा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटाप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, एसोमिप्राजोल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लेना चाहिए और साल में 3 बार तक लेना चाहिए अगर कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन ना हो। और हमने देखा है हमारे यहाँ पेशेंट लगातार लेते रहते हैं, उससे न केवल डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन बढ़ जाता है। एक और बात यह है कि WHO इतनी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि बेस्ड अपॉन मोर देन 289 या 290 मेटा एनालिसिस, शुगर फ्री कंपाउंड जो होते हैं, जो मीठे का आभास देते हैं, मीठे नहीं होते, जो हमारे यहाँ कोला ड्रिंक्स वगैरह में शुगर फ्री, एक ट्रेड नेम की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली उन मीठों की बात कर रहा है जो मीठे नहीं होते, हमारे को डायबिटीज़ बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक बढ़ाते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं और इनडायरेक्टली मोटापा बढ़ाने से कैंसर बढ़ाते हैं। हम इसका प्रयोग भी करते रहते हैं। तो बेसिकली हमारे को इस तरीके के PPIs, शुगर फ्री कंटेनिंग सब्सटेंसेस, डिक्रीज फाइटेट कंटेनिंग खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोगों की डायबिटीज़ बढ़ेगी। और जहाँ तक हो सके हमें दूध जो पीना चाहिए वो या देसी गाय का पीना चाहिए जैसे गीर है, या बफेलो मिल्क पीना चाहिए, गोट मिल्क पीना चाहिए, कैमल मिल्क पीना चाहिए, और A2 मिल्क पिएँ तो हम ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी से बचेंगे और नॉन कंट्रोवर्शियल रहेंगे। अब बात आ जाती है खाने पीने में, अगर जो व्हीट है वो जेनेटिकली अल्टर्ड है तो हम कौन सा अनाज खा सकते हैं। तो बेस्ट ये है, जो मैं सोचता हूँ पर्सनली, कि हम मिलेट्स का प्रयोग करें, क्योंकि एटलीस्ट इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, ये वही हैं जो आज से सदियों पहले चलते थे, तो हम मिलेट्स खाएं। तो संक्षेप में समराइज़ करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, खाने पीने में हम अगर राइस और व्हीट को रिप्लेस मिलेट से कर दें, अपना दूध देसी गाय का दूध कर दें, और जो प्रिजर्वेटिव वाले खाने हैं उनको अवॉइड करें, तो हो सकता है कि हमारी डायबिटीज़ के मेंटेनेंस बेटर हो जाए, और हो सकता है कि हमें डायबिटीज़ कम हो जाए और उसकी प्रेवलेंस कम हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सेहरा है और मेरे चैनल का नाम डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो है। शुक्रिया।